हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही में मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है इसी नाम से, फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से, और उस पर मैं सारी स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ जो कि मैं इस वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा सेक्शन 14 है वो बात करता है उन फैक्ट्स की जो हमें बताते हैं कि किसी के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, या किसी के स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में, या फिर बॉडीली फीलिंग के बारे में। दोज फैक्ट्स विच टेल अस समथिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड, अ पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड, अ पर्सन्स स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो इन सारे फैक्ट्स को रेलेवेंसी मिलती है सेक्शन 14 में। स्टेट ऑफ माइंड की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 14 ने कुछ टर्म्स यूज किए हैं कि जैसे इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, इल विल, रैशनल एंड गुडविल। तो इन सारे जो टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट्स अगर होते हैं तो वो सेक्शन 14 में रेलेवेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैक्ट है जो किसी आदमी के इंटेंशन को बता रहा है तो वो उसके स्टेट ऑफ माइंड को बताएगा। ऐसे ही नॉलेज को भी स्टेट ऑफ माइंड बता देता है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, ये मेंटल फैक्ट्स है, और ये सारे मेंटल फैक्ट्स जो है सेक्शन 14 में रेलेवेंट है। ऐसे ही स्टेट ऑफ बॉडी के फैक्ट्स भी सेक्शन 14 में रेलेवेंट है, और बॉडीली फीलिंग के भी। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जब स्टेट ऑफ माइंड की बात आती है तो ये बड़ा जानना मुश्किल होता है कि किसी आदमी के जो है दिमाग में क्या चल रहा है। एक आदमी का जो दिमाग होता है वो उसका पर्सनल सीक्रेट होता है। अब आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। ठीक है, ये कहा गया है कि इवन डेविल डज नॉट नो व्हाट इज पासिंग इन अ मैन्स माइंड। एक शैतान भी नहीं जान सकता कि किसी आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। अब आपको ये तो पता ही है कि जब हमें कोई भी क्राइम प्रूव करना होता है कोर्ट में तो दो चीजें प्रूव करनी होती है उस क्राइम से रिलेटेड। पहला तो एक्टस रियस प्रूव करना होता है, दूसरा मेंस रिया प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, एक्टस रियस प्रूव करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, फिजिकल फैक्ट्स अपेरेंटली जल्दी प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होती कि वो अपेरेंट होते हैं। बट जो मेंस रिया होता है वो इतना अपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, वो चूंकि छुपा हुआ होता है, आप नहीं जान सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल भी नहीं स्टैब्लिश हुआ है अभी तक कि जिससे हम ये जान पाए कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो दिक्कत होती है। वहीं पे अब सेक्शन 14 हमको हेल्प करता है और कोर्ट को ये डिस्क्रिशन देता है कि उन सारे फैक्ट्स को आप अकाउंट में ले सकते हैं जिनसे कोई इन्फरेंस ड्रॉ हो सकता है किसी भी पर्सन के एक रिक्विजिट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। ठीक है, the courts, in order to do that, take into account each and every fact from which an inference can be drawn as to state of mind of a person. For example, हमको ये प्रूव करना है कि ए के पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोलन है। अब क्या ए को ये पता है, ए को नॉलेज है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टोलन है या नहीं है? तो हम इस बात को प्रूव करने के लिए इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि उसी समय he was in the possession of other objects which were stolen too. ठीक है, अब इस बात से ये इंफरेंस निकलता है क्योंकि उसके पास और बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चोरी के हैं। ठीक है, वो उसके पोजीशन में है, उन ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, तो शायद उसको ये पता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट उसके हाथ में है, जो उसके पास है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो भी चोरी का है। ठीक है, in another scenario, to prove that a person did not know a particular item was a stolen object or not, evidence can be given of the fact that he refused to sell that object below its market price. हम इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि उसने मार्केट प्राइस से कम पे बेचने के लिए मना कर दिया, और चूंकि उसने ऐसा किया तो ये बिल्कुल हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि ये स्टोलन ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, नाउ एक केस था रॉसन वर्सेस हेई का। द क्वेश्चन वाज whether a debtor had left the country in good faith or fraudulently with intent to defraud the creditors. Letters written by him from abroad indicating such an intention were held to be admissible. The letters, coupled with the fact of his running away in a hurry, clearly showed his intention to avoid his क्रेडिटर्स। तो क्या है यहाँ पे, हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उसने लेटर्स लिखे थे जिनसे इंटेंशन निकल के आ रही थी। ठीक है, उसके बाद वो जल्दी से भागा भी था। तो हमारे पास क्लियरली वो फैक्ट नहीं है जो कि उसका इंटेंशन दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास वो फैक्ट्स हैं। ठीक है, हमारे पास वो फैक्ट्स हैं जिनसे हम उसके इंटेंशन को या उसके स्टेट ऑफ माइंड को इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स जो है सेक्शन 14 में रेलेवेंट बन जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिए, एक तो दे दिया इंटेंशन का और एक दे दिया नॉलेज का। ठीक है, ये रॉसन वर्सेस हाई वाला जो है ये इंटेंशन बता रहा है, और इससे पहले जो स्टोलन ऑब्जेक्ट वाला जो हमने एग्जांपल देखा था वो बता रहा है नॉलेज के बारे में। ठीक है, ऐसे ही और भी टर्म्स यूज हुए हैं इस सेक्शन में, जैसे कि गुडविल यूज हुआ है।
ठीक है। तो अगर आप इलविल यूज हुआ है तो इलविल जो है वो इलस्ट्रेशन अगर आप ई पढ़ेंगे तो वो इलविल का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन आप एफ पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे तो वो गुड फेथ का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आप अगर बात करेंगे नेग्लिजेंस की तो आप इलस्ट्रेशन एन पढ़ सकते हैं। तो ये सारी इलस्ट्रेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से स्टेट ऑफ माइंड को फैक्ट से इन्फर करा रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें हेल्प कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की। यहाँ पे गलती हो गई, स्टेट ऑफ माइंड नहीं बॉडी होगा, ठीक है। नाउ अब स्टेट ऑफ बॉडी, किसी पर्सन की क्या स्टेट ऑफ बॉडी है वो उस पर्सन से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। आपको आपके शरीर का कौन सा अंग दिक्कत करता है, ठीक है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है। Where the state of any person's body or bodily feeling is in question, evidence can be given of the fact from which it can be inferred, ठीक है। The important fact for this purpose is the statement of an affected person, for he alone knows the best state of the body। इस सेक्शन में वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं जो किसी भी पर्सन के स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग को बताएं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा होगा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस आदमी का स्टेटमेंट जो आदमी अपने खुद के स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बता रहा हो, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दिस पर्पस इज द स्टेटमेंट ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन, फॉर ही अलोन नोज द बेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक केस था एविसन वर्सेस किनियार्ड का, जिसपे इलस्ट्रेशन एम बेस्ड है। इसमें क्या था? देयर वाज एन एक्शन अपॉन अ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द प्लेंटिफ्स वाइफ। शी डाइड। The question was whether the statements of the health of the assured given at the time of enacting the policy were false. The evidence was given of the statement which she made to a visitor during a casual conversation that she was in bad health. The statement made to the visitor was admitted under this section. क्या हुआ था इस केस में कि एक औरत थी, ठीक है, प्लेंटिफ की जो बीवी थी वो इंश्योर्ड थी, ठीक है, वो उसकी मृत्यु हो गई। अब बात ये थी कि जब आपने इंश्योरेंस कराया था तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही थी कि आपने जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में गलत स्टेटमेंट्स दिए थे। इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही थी। अब उस औरत का, जो औरत मरी है, उसका एक स्टेटमेंट था जो उसने एक रैंडम पर्सन को दिया था, थर्ड पर्सन को दिया था अपनी स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में, कि उसकी स्टेट ऑफ बॉडी की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको रेलेवेंट माना गया, क्योंकि उस औरत ने अपने आप ये स्टेटमेंट दिया था। उसको नहीं पता था कि आगे चल के ऐसा कुछ होगा कि उसके पति जो है क्लेम करेगा इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलेगी, उसको इस बात का कुछ नहीं पता था। उसने अपने आप ऐसा एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, एक थर्ड पर्सन को, और उस थर्ड पर्सन ने जो है उस स्टेटमेंट का एविडेंस देना चाहा और कोर्ट ने वो एविडेंस एडमिट कर लिया, बिकॉज इट वाज शोइंग द स्टेट ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान में रखने वाली होती है कि जो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट्स अबाउट वंस ओन बॉडी, ये सेल्फ सर्विंग इन नेचर होते हैं, ठीक है, और इनको बहुत ही कॉशन के साथ लेना चाहिए। सेक्शन 21 क्या कहता है कि अ पर्सन इज नॉट परमिटेड टू प्रूव हिज ओन स्टेटमेंट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी अनलेस दैट स्टेट एग्जिस्टेड एंड इज कपल्ड विद द कंडक्ट व्हिच makes its falsehood improbable। सेक्शन 21 जो है वो इसी क्वेश्चन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट को हम तभी ले सकते हैं, जब वो कपल किया गया हो एक कंडक्ट से, जो कि उसके फॉल्सहुड को इम्प्रॉबेबल बना देता है, जो ये बता देता है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो कतई गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो सेल्फ सर्विंग इन नेचर होते हैं। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को हमेशा कोर्ट जो है विद कॉशन लेता है। नाउ अब इसके दो एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है सेक्शन के साथ। तो जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो बताता है specifically lays down that the rule that the only those facts will be relevant under this section which specifically show the state of mind relevant to the matter in issue and not a general state of mind। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि इस सेक्शन में केवल वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि रिक्विजिट स्टेट ऑफ माइंड को शो करेंगे, ना कि जनरल स्टेट ऑफ माइंड को। किसी भी क्राइम को, जो भी फैक्ट इन इशू होगा, उसके लिए जो स्टेट ऑफ माइंड आपको चाहिए
केवल उसी स्टेट ऑफ माइंड को वो शो करेंगे, नॉट, ठीक है, वो रिक्विजिट स्टेट ऑफ माइंड को शो करेंगे, नॉट अ जनरल स्टेट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख देते हैं कि जैसे एक आदमी को, ठीक है, अक्यूज किया गया है कि ए को अक्यूज किया गया कि तुमने बी को मारा। अब वहां पे तुमने फैक्ट दिया कि ए ने पहले भी दो चार बार बी को मारने की कोशिश करी हुई है, तो ये तो क्या हुआ, ये स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है, ये सेक्शन 14 में रेलेवेंट भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन में आ भी जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने ये फैक्ट दिया वहां पे कि ए जो है वो हैबिचुअल है लोगों को शूट करने में, ही इज हैबिचुअल ऑफ शूटिंग रैंडम पर्सन, तो वो यहां पे स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड नहीं शो कर रहा है, वो एक जनरल स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है, हेंस वो सेक्शन 14 में रेलेवेंट नहीं होगा। तो सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, जो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे उससे रिलेटेड, वो बताएंगे स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड को, ठीक है, ना कि जनरल स्टेट ऑफ माइंड को। अब एक केस था रेग वर्सेस प्रभुदास। In this, accused was held for allegedly forging a promissory note. The fact that he was at that time found to be in possession of number of documents that were apparently forged was not held to be admissible under this section, as it would go on to show accused's tendency to commit crime of a particular class, but no intention would be proved that he specifically forged that particular promissory note. केस क्या था कि उसने एक प्रॉमिसरी नोट को फोर्ज किया। एविडेंस वहां पे क्या था कि उसके पास कई सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट वहां पे थे उसके पोजीशन में। तो कोर्ट ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, वो फोर्जरी के लिए तो लायबल हो सकता है कि आप ये बता दो कि वो फोर्जरी करता है, लेकिन क्या उसने ये पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट फोर्ज किया, इससे रिलेटेड तो कोई एविडेंस नहीं है। तो क्या ये एविडेंस जो है वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि एक जनरल स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहे हैं, ठीक है। नो इंटेंशन वुड बी प्रूव्ड दैट ही स्पेसिफिकली फोर्ज्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट, हेंस दैट स्टेटमेंट, दैट एविडेंस वाज नॉट held to be admissible under this section and was not enough to prove his guiltiness. Okay, अब दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। ये क्या कहता है कि देखो नॉर्मली हमको पता है कि आप जो है जो प्रीवियस कन्विक्शंस हैं वो कोर्ट में नहीं आप दे सकते, बिकॉज द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्रिमिनलिटी, ठीक है, इज at best an evidence of bad character and such evidence is concluded by section 54 of the act, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप किसी के बैड कैरेक्टर का मतलब किसी के जो है प्रीवियस कन्विक्शन का अगर आप देने लगते हो एविडेंस, तो क्या होता है जनरली वो ये पॉसिबिलिटी है कि जो जज का माइंड है वो थोड़ा क्या हो जाए, प्रेजुडिस हो जाए, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जज का माइंड प्रेजुडिस हो जाए। हम हमेशा चाहेंगे कि जज जो है वो इम्पार्शियल रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम नॉर्मली जो प्रीवियस कन्विक्शंस हैं उनको कोर्ट में नहीं देते हैं, जो प्रेजेंट कन्विक्शन है उसको प्रूव करने के लिए प्रीवियस कन्विक्शंस को कोर्ट में नहीं देते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि आप प्रीवियस कन्विक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। कब दे सकते हो, देखो नाउ एक केस था एम्परर वर्सेस अल कोमिया हुसैन का। इसमें द अक्यूज्ड वाज बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर गैम्बलिंग एक्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ कीपिंग अ कॉमन गेमिंग हाउस, ठीक है ना। पुलिस एंटर करी, पुलिस ने देखा कि वहां पे एक्चुअल गेमिंग तो नहीं चल रही थी, लेकिन क्या था कि पत्ते बिखरे हुए थे जमीन पे, ठीक है, नोट पड़े हुए थे जमीन पे, पैसे, ठीक है, और लोग जो है वो सर्किल में बैठे हुए थे जिसमें एक एक्यूज भी था, और ये सारे फैक्ट्स है। प्लस एक्यूज जो है प्रीवियसली कन्विक्ट भी हो चुका था, प्रीवियसली एक बार कन्विक्ट किया जा चुका था इसी एक्ट के वायलेशन में, इसी एक्ट के वायलेशन में उसको कन्विक्ट भी किया जा चुका था ना। इन सारे फैक्ट्स को एक बार जब एक साथ रखा गया तो क्या हुआ, उसका गिल्ट जो है एक्चुअली कंफर्म हुआ। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि देखो पत्ते फैले हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, सब लोग सर्किल में बैठे हुए हैं, एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं कि शायद गेम चल ही रहा था, बस एविडेंस पुलिस से देख नहीं पाया कि गेम चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको एडमिट कर लिया गया। अब अक्यूज ने अपील की कि भैया प्रीवियस कन्विक्शन क्यों मेरा ले लिया गया, ठीक है, अकाउंट में, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस आर्गुमेंट को और बोला कि ये जो सारे इवेंट्स थे, ये जो सारे फैक्ट्स थे, दे वर एडमिसिबल अंडर सेक्शन 5, 11, 14 एंड 54 ऑफ द एक्ट एंड हेंस ही वाज कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, वो उसको कन्विक्ट कर दिया गया था। तो आज हमने सेक्शन 14 कवर कर लिया है। सेक्शन 14 में हमने स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग भी देख लिए, दोनों एक्सप्लेनेशंस को भी देख लिए, काफी सारे एग्जांपल्स भी देख लिए और केस लॉस भी देख लिए, ठीक है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे सेक्शन 15 और 16 को, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको लॉ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में अगर आपको और भी लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। जब तक अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।